नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं हुई तेज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल होगी केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की बड़ी बैठक। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र को लेकर की गई चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण दुरुस्त करने में जुटे राजनीतिक दल। एनडीए नीतीश के चेहरे पर लड़ेगा चुनाव। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर बड़ा टकराव। कांवड़ मार्ग पर क्यूआर कोड से जुड़े पहचान मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एक हफ्ते में यूपी और उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब। अब 22 जुलाई को होगी सुनवाई। चीन यात्रा पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले, संबंधों में तनाव कम। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होना सुखद। संपर्क बढ़े तो विवाद घटे। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की बैठक की। पीएम मोदी की अगुवाई में कल केंद्रीय कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी। तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद अब पीएम मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की योजना भी बना रहे हैं। खबरों के मुताबिक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और राज्यपालों के बदलाव के साथ ही संगठनात्मक बदलाव, इसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। दरअसल 2 दिन पहले 4 नए मनोनीत सांसदों का ऐलान हुआ था, जिनमें एडवोकेट उज्जवल निकम, मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी सदानंदन मास्टर का नाम शामिल है। इसके ठीक एक दिन बाद ही हरियाणा और गोवा के लिए नए राज्यपालों और लद्दाख के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। ऐसे में कल होने वाली कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कल होने वाली मीटिंग कितनी अहम? देखिए, अहम तो है, लेकिन आज तो सिर जो है फक्र से ऊपर उठा हुआ है हर हिंदुस्तानी का। पहला एस्ट्रोनॉट वापस आया है। अभी ये अंतरिक्ष अभियान और अगले साल गगनयान। तो यह आज एक ऐसा अचीवमेंट हिंदुस्तान ने हासिल किया है जिस पे हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। आगे आने वाले 25-30 सालों में यकीन मानिए कि कम से कम 100 के आसपास हिंदुस्तान के अपने एस्ट्रोनॉट्स होंगे। ये आज हमने अचीव किया है। अब वापस खबरों पे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैबिनेट बैठक है जो कल होने वाली है। नए अध्यक्ष, कई सारे मंत्रियों की छुट्टी, कई सारे बड़े योजनाओं की घोषणा जिसके ऊपर कैबिनेट की मोहर लगेगी और बहुत सारे अचीवमेंट जिसके ऊपर आने वाले समय में चर्चा होगी, चाहे वो पीयू की रिपोर्ट हो या फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, जिसमें यह बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में समानता कितनी आई है, जिस तरीके से गरीबी हटाई जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी का फोकस जो आगे आने वाले समय में होने वाला है वो डिलीवरी के ऊपर। डिलीवरी किस चीज की? तो उन योजनाओं की जो सीधे सीधे गरीबों की जिंदगी बदलते हैं। तो ये कल बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणाएं होंगी और कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। कई सारे मंत्रियों की भी छुट्टी होगी, मतलब ये आखिरी मीटिंग होगी उनकी। कुछ बहुत सारे राज्यसभा के जो अभी के मंत्री हैं उनकी भी छुट्टी होगी। नए लोगों को मंत्रालय के अंदर जगह दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे जगह पे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार को बना लिया है। यहां सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है, इसलिए फ्रंट फुट पे आके प्रधानमंत्री मोदी बैटिंग करने वाले हैं। जी, और खबरों में अब बात सोनिया गांधी की बैठक की। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर सोनिया गांधी के नेतृत्व में अहम बैठक हुई। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने 10 जनपद पर यह बैठक की। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार में एसआईआर, पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई मुद्दे तो थे, उस पर भी रणनीति बनाई गई है। सोनिया गांधी की जो बैठक हुई है, लेकिन राहुल गांधी नहीं। देखिए, 2-3 चीजें हैं। राहुल गांधी तो केस में गए हुए थे लखनऊ में, वहां उनको बेल मिल गई है और उनको इसलिए बुलाया गया था कि उन्होंने आर्मी के खिलाफ बदजुबानी की थी। कब तक इस तरह से बेल पे आप बाहर रहोगे?
आपको जब आप कोई शब्द बोलते हैं, जब कोई बात आप कहते हैं, वो कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन क्या क्या फैसले हुए आज मीटिंग में, क्या क्या चीजों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को, सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। वक्त तो चला गया, पिछली बार वक्त पे बहुत टाइम बर्बाद हुआ ना, अब वक्त चला गया। अब ये लोग ईवीएम भी इनके हाथ से चला गया। अब ये लोग एसआईआर के ऊपर, मतलब बांग्लादेशियों को कैसे हिंदुस्तान में वोटर बनाया जाए, इसकी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जिसमें ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी घिर चुकी है। लोगों के बारे में, जन भावना के बारे में जरा सा भी इल्म नहीं है कांग्रेस पार्टी को। जनता इस ऑपरेशन से गदगद है और आप सवाल पूछने जा रहे हो और आपने पूछा है कि कितने राफाल गिर गए, जबकि यह खुलासा भी हो गया। राफाल कंपनी के लोगों ने भी बता दिया, फ्रांस की एजेंसी ने भी बता दिया कि यह सारा तिकड़म कि राफाल गिरा, राफाल गिरा, ये चाइना ने इंस्टिगेट किया, पाकिस्तान ने प्रोपोगेट किया और हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां उसको एक सवाल, एक मुद्दा बना रही है। तो आप तो इसमें भी फंसोगे। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आज कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया कि ये कौन लोग थे जो आ गए, कैसे आ गए। तो उसके ऊपर भी आज खुलासा हो गया कि जो आए वो आईएसआई के लोग थे। बाकायदा नाम आ गया कि पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स का कमांडो सुलेमान वही इसका मास्टरमाइंड है। 2022 से छिपा हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स, उसके मूवमेंट, सारी जानकारी आ गई। आप अब तक ये बता रहे थे कि आतंकवादी कहीं से आए नहीं, पाकिस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के ही है। तो आप जिन जिन मुद्दों को आप घेरने की कोशिश करते हो, ये उल्टा असर कर जाता है। कांग्रेस पार्टी को जनता से जुड़े हुए मुद्दे वो उठाने की आवश्यकता है। आप प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे उठाओगे, आप प्रधानमंत्री मोदी का कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। सही कहा आपने। और खबरों में अब बात बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, हर कोई अपने समीकरण साधने में जुटा है। बिहार में चेहरे को लेकर एनडीए का रुख साफ है। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ रहा है। लेकिन महागठबंधन के सामने बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव में चेहरा कौन होगा। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी जैसी पार्टियां हैं। आरजेडी और कांग्रेस दो अहम और बड़ी पार्टियां हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव को आगे कर रही है, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिससे महागठबंधन में रार बढ़ चुकी है। महागठबंधन की जो ये रार है वो और बढ़ने वाली है। देखिए, ऑलरेडी बिहार के तमाम कांग्रेसी लीडर्स के साथ बैठक हुई। ये बैठक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सारे लोग उसमें मौजूद थे। और उसमें जो इंडिपेंडेंट सांसद हैं, पप्पू यादव, वो कांग्रेस पार्टी के ही हैं, लेकिन आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया कि भाई ये आदमी नहीं रहेगा। वो इंडिपेंडेंट लड़के वो चुनाव जीते, वो भी उस मीटिंग में थे। मीटिंग से बाहर आए और टीवी 9 के कार्यक्रम में चले गए। वहाँ फोटो दिखा कर पूछा जा रहा है कि बिहार का भावी नेता कौन है इसमें। तेजस्वी यादव का भी था, प्रशांत किशोर का भी था, चिराग पासवान का था। ये कह रहे हैं सब फालतू है, ये सब बकवास है। मतलब आप गठबंधन कर रहे हो आरजेडी से, और आरजेडी का जो सबसे बड़ा नेता है उसे आपके लीडर बकवास बता रहे हैं, फालतू बता रहे हैं, बेवकूफ बता रहे हैं। इसका मतलब तो साफ है कि मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि अभी चीफ मिनिस्टर का नाम फाइनल मत होने दो, पहले टिकट बंटवारे के ऊपर उनसे ब्लैकमेल करके अपने हिसाब से सीटें लेने की कोशिश करो। मतलब अभी शुरुआत ही हुई है झगड़े की। उधर प्रधानमंत्री मोदी कह चुके, अमित शाह कह चुके, अब बाकी सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। लेकिन एक क्लैरिटी तो है, खराब चॉइस है वैसे नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने, ये एक नुकसान ही है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी
कि एनडीए में क्लैरिटी है, सीटों को लेकर के भी, नेतृत्व को भी लेकर के भी, और वहां सब कुछ डिसिप्लिन तरीके से हो रहा है, कोई किसी को बकवास नहीं कह रहा। लेकिन महागठबंधन जो चैलेंजर है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। हर गठबंधन के अंदर इस तरह की लड़ाई चलती है, लेकिन महागठबंधन में ये सब कुछ सार्वजनिक रूप से हो रहा है। कोई किसी को ट्रक से नीचे उतार दे रहा है, स्टेज पर चढ़ने नहीं दे रहा, कोई इंटरव्यू में कह रहा है कि वो बकवास है, बेवकूफ़ है, हम तो ये नहीं मानेंगे। तो ये बिहार में जो लगातार जो राजनीति जो बढ़ रही है, खास करके वो इलेक्शन कमीशन के इसके कारण भी, उसमें जो कुछ भी एक बढ़त, जो कुछ भी तैयारी महागठबंधन की थी, वो पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कांवड़ यात्रा मार्ग पर क्यूआर कोड मामले को लेकर सुनवाई की। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने यह सुनवाई की। बेंच ने राज्य सरकारों को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को करेगा और वामपंथी प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और आकार पटेल ने क्यूआर कोड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में योगी सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें स्टॉल मालिकों से कानूनी लाइसेंस आवश्यकताओं के तहत धार्मिक और जातिगत पहचान का खुलासा करने को कहा गया था। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है, तो कितना बड़ा झटका अपूर्वानंद के लिए। देखिए, फैसला तो हो गया, 22 तारीख को सुनवाई होगी, 23 तारीख को तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जो ये हरिद्वार से लोग जल भर के आते हैं, वो 23 तारीख को जलाभिषेक हुए, तारीख 22 तारीख तक तो सब हरिद्वार और मेरठ सब टेंट वेंट सब उठ जाता है। तो ये क्या है? मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये बकवास करने हर साल पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपने जो दलील दी है वही मिसप्लेस्ड है। आपने कहा कि क्यूआर कोड से निजता की हनन होती है, कि योर प्राइवेसी इज एक्सपोज्ड। ये नहीं होना चाहिए। तब तो इन महानुभाव, इन नक्सलियों के द्वारा ये आप थ्योरी दे रहे हो कि देश भर में जहां जहां क्यूआर कोड से हम पेमेंट करते हैं वो निजता का हनन है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देगा कि क्यूआर कोड से निजता का हनन हो रहा है, कल ये सारे लोग पहुंच जाएंगे, ये काला धन वाले, कि भाई इसको बंद करवाइए, ये क्यूआर कोड से निजता का हनन हो रहा है, नाम सामने आ जा रहा है, जाति सामने आ जा रही है, धर्म सामने आ जा रहा है। भाई छिपाना किस बात के लिए है? भाई आप क्या चाह रहे हो उस देश के अंदर में कि भाई लोग अपने आइडेंटिटी को छुपा करके धंधा करें? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 तारीख को देखेंगे। तो 22 तारीख तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फैसला आएगा, रुक जाएगा, मालूम चला कि जब तक तो खत्म। पिछले बार का भी जो है, पिछले साल जो इंटरिम आदेश था वो इंटरिम ही रह गया, वो तो इंटरिम ही रह गया ना। पिछले बार नाम था कि भाई नाम लिखोगे, जो अपना मालिक है वो अपना नाम लिखेगा, इस पर नाम लिखने थोड़े कहा जा रहा है। क्यूआर कोड वो लगाओ ऊपर, और ये बिल्कुल सही तरीका है। दूसरे धर्म के इस तरह के प्रयोजन में कोई आदमी ये नहीं चाहेगा, और किसी को भी नहीं चाहना चाहिए कि कोई पूजा पाठ करने जा रहा है, किसी भी धर्म का हो, वो कोई अपने धार्मिक अनुष्ठान को पूरा कर रहा है, तो समाज को, सरकार को ये तरीका अख्तियार करना चाहिए कि आप उसके उस काम में एक विघ्न ना बनकर आप उसको सपोर्ट करें कि कैसे आपकी पूजा जो है सही तरीके से हो जाए, चाहे वो किसी धर्म का हो। ये लोग ज़्यादा प्याज खाने वाले नक्सली हैं, है ना, ज़्यादा प्याज खाने वाले नक्सली हैं। ये आदमी, या अपूर्वानंद झा, यह हार्डकोर नक्सली है। आर्टिकल लिख देता है कि नक्सली वो जो पहले नक्सली था फिर बन गया इस्लामिस्ट, है ना। पहले नक्सलियों का नेता था जेएनयू में उमर खालिद, और जैसे ही उस समय अपने आप को ये कहता था कि हम तो एथिस्ट हैं, जेएनयू से बाहर निकला तो ये बन गया मौलवी मौलाना। बाप इसका जो है वो सिमी को एस्टैब्लिश करने वालों में से था।
उसके बारे में लिखता है कि मेरा बेटे जैसा है। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा भी था। और ये लोग पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तमाशा करने के लिए। बड़ा अच्छा फैसला आया है। आराम से QR कोड जो है लगाना पड़ेगा अभी 22 तारीख तक। 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जो करे सो करे, तब तक तो कांवड़ यात्रा खत्म भी हो जाएगी। जी, खबरों के आखिर में बात एस जयशंकर की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन में हैं। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने वो बीजिंग पहुंचे। एससीओ की बैठक शुरू होने से पहले उनकी चीन के 3 बड़े नेताओं से भी बातचीत हुई, जिसमें भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण आयाम जोड़े गए। जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, खासतौर से विदेश मंत्री से भी अपनी वार्ता में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए सीमा विवाद से लेकर व्यापार में सहयोग तक के बिंदुओं का उल्लेख किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अपनी सौहार्द मुलाकात के बाद जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को द्विपक्षीय संबंधों में हो रही प्रगति की जानकारी दी है। एस जयशंकर भी काफी अचीव कर रहे हैं चीन में। देखिए, खबर तो यह है कि चीन से बातचीत हो रही है, कांग्रेस पार्टी बिलबिला रही है। समस्या ये है ना, कोई टर्की के बारे में सवाल पूछ देता है तो माइक इधर से उधर करने लग जाते हैं लोग कि पता नहीं मुझसे क्या निकल जाए, गांधी परिवार क्यों नाराज हो जाए। ये मिस्ट्री है अभी तक। चीन के साथ तो कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया हुआ है, लेकिन आज सामने आ गए, कांग्रेस पार्टी दिखाने लग गई तस्वीर कि ये देखिए ये हाथ मिला रहे हैं चीनियों से। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ रहा था। हमारे महाज्ञानी जननायक राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि आप ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान और चीन को एक साथ मिला रहे हो। और कब नहीं मिले हुए थे, कब नहीं मिले हुए थे। दिक्कत यह है कि ये चित भी मेरी पट भी मेरी। चीनी सेना हिंदुस्तान की सेना की पिटाई करती है, उस चक्कर में आज बेल भी मिला है। आज बेल मिला है लखनऊ से इसी बात को कहने पे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की चतुराई देखिए कि ये सरकार को घेर रहे हैं। अरे बाबा, जो चीज आपके समझ के बाहर की चीज है, दुनिया में क्या चल रहा है, जिस तरीके से ट्रंप टैरिफ वॉर कर रहे हैं, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी चीन पहुंच रहे हैं, जापान ने भी अमेरिका को कह दिया कि भाई हमारा लीगल दायरा इस तरह का नहीं है कि अगर कल चीन के साथ युद्ध हो जाए यूएस का ताइवान को लेकर के तो हम आपके साथ खड़े होंगे। पूरी दुनिया बदल रही है और आप क्या चाहते हो कि हम जो है उसी पुराने मॉडल में ही हम फंसे रहे। डायनेमिक देश वो होता है जिसकी विदेश नीति हर दिन बदलती हो समय के मुताबिक। जो चीज़ें समय के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, नेशनल इंटरेस्ट में अगर उसमें बदलाव नहीं होता है तो इस तरह के देश हमेशा नुकसान पाते हैं। जो कांग्रेस के रिजीम के दौरान दुनिया में कुछ भी हो रहा होता था, हम अपनी बकवासबाजी, अपनी फिलॉसफी, नॉन अलाइनमेंट और पता नहीं क्या क्या बकवास करने के चक्कर में हम लोग हमेशा खोते ही थे, कुछ पाते नहीं थे। जयशंकर साहब इस बदलते हुए ग्लोबल सिनेरियो में भारत के लिए कुछ पाने की चेष्टा कर रहे हैं। देश को उनका समर्थन करना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।